स्टार्ट। चलिए, हेलो बच्चों, मगध एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और ये जो आपका क्लास है, आज जो नया चैप्टर स्टार्ट हम लोग किए हैं, पल्स क्रॉप। इससे पहले आपको बता दें कि कुछ पोर्शन हम लोग पढ़ लिए हैं और शुरू किए हैं। आपका पहला जो सब्जेक्ट है क्या, एग्रोनॉमी। क्या है? एग्रोनॉमी, जिसको हम हिंदी में कौन सा विज्ञान बोलते हैं? सस्य विज्ञान, जिसमें हम फसलों का स्टडी करते हैं। अब सस्य विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो पहला हम लोग पढ़े हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, पहले तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़े हैं ना, इंट्रोडक्शन। एग्रोनॉमी का क्या पढ़े हैं? इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग पढ़े कि एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी के फादर कौन है और एग्रोनॉमी में किन किन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, क्या पढ़े थे जी? क्रॉप्स, जिसको हम कहते हैं फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण। और जो आपका फिर से जो दूसरा इसमें टॉपिक था, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग पहला तो फसलों का वर्गीकरण पढ़ लिए हैं, और जो उसमें पहला हम लोग फसल पढ़े थे जिसका नाम क्या है, राइस, ठीक है ना। हम लोग धान के बारे में पढ़ लिए हैं। उसके बाद तीसरा हम लोग क्या पढ़े हैं, व्हीट, गेहूं का भी आप हम लोग कल्टीवेशन पूरा पढ़ लिए हैं। और आपका जो चौथा है ये है आपका क्या, मेज है। क्या है? मेज है। और यही तीनों जो फसल है वो बिहार का मुख्य क्या है, खदान फसल है। बिहार का जो खदान फसल है, जो सबसे मेन है, वही क्या है, तीनों है। सबसे ज्यादा बिहार में क्या उगाते हैं, फिर दूसरे पे, तीसरे पे मेज। ये तीनों हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद जो आपका चौथा चैप्टर है वो है आपका पल्स क्रॉप का, ठीक है ना। जो दलहनी फसल जितने भी आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, दलहनी क्रॉप्स पल्स, ठीक है ना वाला, पल्स क्रॉप्स, पल्स क्रॉप्स। अभी जो आपके एनसीईआरटी के बेस पे है, ठीक है ना, जिसमें आपका फसल वाला जो सीरियल क्रॉप है वो तीन मुख्य रूप से है, धान, गेहूं और मक्का। और फिर आपका इसके बाद आपको हम लोग पल्स क्रॉप और फिर ऑयल सीड पढ़ाएंगे, फिर सरकरा वाला पढ़ाएंगे। तो ऐसे करके एग्रोनॉमी खत्म करेंगे। इसमें बारले से, ठीक है ना, जौ से क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेंस में भी, इसमें भी, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, पल्स क्रॉप को पढ़ते हैं। लिखिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी, दलहनी फसलें। चलिए, दलहनी फसलें क्या होती है, वो ऐसी फसलें जिनसे हमें दाल प्राप्त होती है, उसको क्या बोलते हैं, दलहनी फसल। अब देखिए, दलहनी जो फसल है इसमें हम लोग का जो मेन सोर्स है पल्स वाला, ये मेन सोर्स किसका है, प्रोटीन का है, ठीक है ना, किसका, प्रोटीन का। तो सबसे पहला हम लोग पल्स क्रॉप के बारे में जो आपका इंट्रो वाला पार्ट है उसको हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इसमें पल्स क्रॉप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च से, ठीक है ना। उसके बाद एक एक करके करेंगे। पहले इसके बारे में इंट्रो वाला पार्ट पढ़ते हैं पल्स के, और फिर देन हम लोग अरहर पढ़ेंगे, चना पढ़ेंगे, मसूर पढ़ेंगे, मूंग पढ़ेंगे, उड़द पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला लिखिए आप लोग इसमें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इसको बोलते हैं। इसका पूरा फुल फॉर्म लिखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। इसको हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है जी, दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है, कानपुर उत्तर प्रदेश, लिख लीजिए, कानपुर उत्तर प्रदेश यूपी। और देखिए कानपुर शहर काफी
अच्छा शहर है, ठीक है ना, लेकिन वहां पे ना चमड़े से रिलेटेड ज्यादा कार्य होता है, इसलिए वहां पे पॉल्यूशन भी ज्यादा है। ये जो चमड़े का बेल्ट पर्स बनता है ना, वहां पे काफी इसका फैक्ट्री वगैरह है। और एक कानपुर वाला जो चमड़े का बेल्ट आता है ना, काफी वो डिमांडिंग होता है, ठीक है। और उसको हम लोग नॉर्थ इंडिया का बोलते हैं मैनचेस्टर। तो ये आपका औद्योगिक शहर है कौन सा, मतलब उद्योग धंधा वाला शहर है कौन, कानपुर। और कानपुर में वैसे क्रिकेट भी होते हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट भी होता है। तो उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ शहर है, कानपुर है, इलाहाबाद है, बनारस है, इलाहाबाद का नाम तो अब क्या हो गया है, प्रयागराज। तो ये मुख्य मुख्य शहर है, गोरखपुर है, ठीक है ना। चलिए, तो वहीं पे क्या है, पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगर पल्स का रिसर्च कहेगा तो कहाँ पे आपका, कानपुर उत्तर प्रदेश। वहीं पे कानपुर में ही चीनी का भी है, किसका है, गन्ना का कहेगा तो लखनऊ में, गन्ना का कहेगा तो आप एक सुनते होंगे दाल चीनी, अगर एक साथ हम लिखें आप भूलिएगा नहीं, दाल चीनी एक मसाला है, ठीक है ना, मतलब ये सुगंध बना लाता है भोजन में। तो दाल का भी कानपुर और चीनी का भी कानपुर, मतलब दाल चीनी दोनों कहाँ है, कानपुर में। लेकिन अगर गन्ना कहेगा तो कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है ना। अब आइए, अब हम लोग कौन कौन से पल्स क्रॉप के बारे में पढ़ना है, उन सभी पल्स क्रॉप को देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, पहले तो लिख लीजिए एक लाइन, ऑल पल्स क्रॉप, ऑल पल्स क्रॉप बिलोंग टू लेग्यूमिनेसी फैमिली। कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, लेग्यूमिनेसी, या इसी का दूसरा नाम क्या है जी, लेग्यूमिनेसी का दूसरा नाम क्या है बाबू, फेवेसी है। क्या है, फेवेसी है, फेवेसी। ऑल पल्स क्रॉप बिलोंग टू लेग्यूमिनेसी या फेवेसी फैमिली। जितना अनाज वाला है वो किस में आता है जी, ग्रेमनी या पोएसी में आता है। तो जितना पल्स है आप सुनिएगा, चना, अरहर, उड़द, मूंग, एक कुल्थी दाल आता है, उधर होता है रोहतास वाला, जब बच्चा जानता होगा, तुम लोग भी जानता है जी, अच्छा, उसको इंग्लिश में हॉर्स ग्राम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हॉर्स ग्राम। तो ये जितना भी पल्स क्रॉप है फैमिली क्या हो जाएगा, लेग्यूमिनेसी। आप चाहे सोयाबीन भी देखिए पल्स क्रॉप भी है, ऑयल सीड भी है, लेकिन आता है लेग्यूमिनेसी में। मूंगफली भी पल्स क्रॉप है, और क्या है आपका, पल्स क्रॉप में उसको इसलिए रखा गया है क्योंकि वो हाईएस्ट प्रोटीन का सोर्स है, उसमें प्रोटीन क्या होता है, ज्यादा होता है। अब लिखिए पल्स क्रॉप, क्या लिखना है, पल्स क्रॉप। अब देखिए पल्स क्रॉप में पहले तो दो लिखिए, एक का नाम है चिकपी। क्या है, चिकपी। च से स्टार्ट हो रहा है चिकपी, क्या हुआ, स्टार्ट हो रहा है चिकपी। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है आपके एंट्रेंस के एग्जाम में, चिकपी को च से चिकपी तो च से चन्ना, बस ये याद रखना है। अब पीजन पी को हम बोलते हैं अरहर, पीजन पी को क्या बोलते हैं बाबू, अरहर। तो एक है आपके पास चन्ना, जिसको हम इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में नहीं, इसका अदर नाम है, क्या है, चिकपी नाम है। क्या नाम है, चिकपी। इसको हम बोलते हैं ग्राम, क्या बोलते हैं, ग्राम, ठीक है ना। तो ये हो गया, चिकपी को ही हम क्या बोलते हैं, बोटेनिकल नेम नहीं है, इसका अदर नेम है, इस, हाँ, इसका इस नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। पीजन पी को हम अरहर, अरे कितना बार बताएं, ठीक है, क्या कहते हैं, पीजन पी को हम क्या बोलते हैं, अरहर, ठीक है ना। या कह लीजिए अरहर को हम किस नाम से जानते हैं, पीजन पी के नाम से। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये दोनों को पहले लिखिए, एक है चिकपी और एक है क्या, पीजन पी। चिकपी किसको कहते हैं, चना को, च से चिकपी और च से चना। पीजन पी को अरहर बोलते हैं। और भारत में सुन लीजिए, भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई पल्स क्रॉप में उगाया जाता है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना,
कि सीरियल क्रॉप में भारत में सबसे ज्यादा कौन सा क्रॉप होता है? राइस होता है। क्या होता है? राइस। विश्व में व्हीट होता है बाबू, ठीक है ना। विश्व का मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं है, भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? चावल है। और बिहार का भी मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? चावल है। उसी तरह अगर हम पूछे भारत का मुख्य दलहन फसल कौन सा है, तो चना। और दूसरे नंबर पे क्या है? अरहर। दूसरे पे अरहर। अब देखिए सभी हम लोग जितना दलहनी फसल है याद हो जाएगा। एक लिखिए, इसको हम लोग बोलते हैं मुलार्प। क्या बोलते हैं? ये नहीं दिख रहा है जी, चलिए इसको ऊपर कर देते हैं हल्का। मुलार्प क्या है? इसको बोलते हैं मुलार्प। यहां से हम सभी आपको याद करवा देते हैं कौन कौन सा पल्स क्रॉप है। तो अगर हम बात करें एम फॉर, तो मूंग बीन। कौन सा बीन? मूंग बीन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मूंग बीन, मूंग देखने में किस कलर का होता है बाबू? हरा कलर का। इसीलिए इसको हम बोलते हैं ग्रीन ग्राम। क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्राम। समझ में आया जी? आप लोगों को हम पढ़ाए थे कि मूंग को और उड़द को कब लगाते हैं? कब? जायद में। अगर ऑप्शन में जायद नहीं हो उस कंडीशन में, तो इसको हम लोग खरीफ में भी क्या करते हैं? लगाते हैं। लेकिन एक्चुअल किसका है ये? जायद। इसको हम कैच क्रॉप के रूप में भी उगाते हैं। कैच क्रॉप उसको बोलते हैं जब मुख्य फसल हमारी खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो उस खराब जब फसल हो जाता है तो उसको फुलफिल करने के लिए उस टाइम को हम लोग एक ऐसा शॉर्ट डे का प्लांट लगाते हैं। शॉर्ट डे कहने का मतलब कि कम समय में हो जाने वाला। शॉर्ट डे वो वाला हम नहीं बात कर रहे हैं, जो कम समय में हो जाता है उसको हम क्या करेंगे? जल्दी लगा देंगे और फिर उसको निकाल देंगे फसल को, और फिर जैसे ही दूसरा फसल का सीजन आएगा तो हम मेन फसल लगा देंगे। तो इसको हम कैच क्रॉप के रूप में भी किसको यूज करते हैं? उड़द और मूंग को, ठीक है ना। और कवर क्रॉप में भी आता है। बहुत अच्छा। कवर क्रॉप क्या बोलते हैं? जो पूरे जमीन को ढक लेता है, ठीक है ना, कवर कर लेता है। चलिए उर्द को हम क्या बोलते हैं? उर्द बीन। क्या बोलते हैं? उर्द बीन। चलो ऋषि बताओ उर्द का कलर कैसा होता है बाबू? चलिए उर्द का कलर कोई? अरे उसका कवर नहीं देखे हो जी? कैसे? ब्लैक होता है। क्या होता है? ब्राउन बोले थे कि ब्लैक? अच्छा चलो ठीक है। चलिए तो क्या बोलते हैं? ब्लैक ग्राम। तो ये हो गया। ये सभी हम लोग दाल याद कर रहे हैं, ठीक है ना, कि कौन कौन सा दाल वाला फसल है। अब लिखिए यहाँ पे एल फॉर लेंटिल। लेंटिल को हिंदी में हम मसूर बोलते हैं, और मसूर भारत का सबसे पुराना दलहन फसल है। अब प्रोटीन भी सभी दलहनी फसलों में जो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है किस में होता है? मसूर में होता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार कि जो सबसे ज्यादा मतलब हमारे लिए यूजफुल लोग होते हैं वही कभी कभी हमारे लिए घातक भी होते हैं, ठीक है ना। तो अगर प्रोटीन सबसे ज्यादा है तो हमें क्या खाना चाहिए? मसूर। लेकिन इससे क्या होता है? मसूर ज्यादा खाने से ना क्या होता है कि इसमें विटामिन ए हल्का कम पाया जाता है। इसलिए क्या होता है, बार बार जब खाइएगा ना, वैसे तो मेन प्रोटीन का सोर्स है, तो क्या होता है कि थोड़ा सा आंख की रोशनी क्या करता है? कम हो जाता है, ठीक है। अब चलिए एल ए से होता है लेथाइरस। क्या होता है? एल ए से क्या होता है? लेथाइरस। लेथाइरस को हिंदी में हम बोलते हैं खेसारी। अब खेसारी का मतलब खेसारी लाल यादव नहीं, एक खेसारी दाल है। आने वाले दिनों में खेसारी अगर एग्रीकल्चर के बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उसको लगेगा कि बात कर रहे हैं सर खेसारी लाल यादव की। ऐसा बात नहीं है। खेसारी हम लोग के यहाँ क्या हो रहा है, आप देखिएगा बहुत सारे नए जो बच्चे होंगे वो नाम भी नहीं जानते होंगे खेसारी का, क्योंकि अब प्रोडक्शन इसका क्या हो गया, नहीं के बराबर हो रहा है। पहले लोग क्या करते थे ना कि अपने खाने के लिए हर वो चीज उगाते थे जो वो अपने खाने के में यूज करते हैं। लेकिन अब क्या है, हर वो चीज मतलब खरीद रहे हैं जो खाना है, ठीक है ना। मतलब हर चीज किस पे डिपेंड है? वो लोग खाने पे। तो इसको आप लोग धीरे धीरे लिखते भी चलिए ताकि याद भी, ठीक है ना। अब चलिए तो एल फोर क्या हो गया बाबू? लेथाइरस। और लेथाइरस में एक जहरीला तत्व पाया जाता है, विष वाला तत्व,
ठीक है ना, जिसका नाम है बोआ। क्या नाम है? बोआ। इससे होता क्या है कि न्यूरॉन का मतलब क्या होता है? न्यूरॉन सेल कहाँ, न्यूरॉन सेल क्या होता है? ब्रेन में होता है। जब इसको ज्यादा हम लोग खाते हैं ना तो ये न्यूरो सेल को मारने का काम करता है, और हमारा सेल जब मरता है तो पैरालाइज्ड हो जाता है। तो ये ब्रेन में पैरालाइज्ड करने का काम कौन करता है? खेसारी का दाल। इसीलिए लोग उगाना बंद कर दिए हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे। समझ गए? तो इसमें कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है? बोआ। अब बोआ क्या है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है जी? आजकल एक वर्ड यूज करता है सब लड़का लड़की कि आई एम टॉक्सिक मैन। क्या मतलब? मैं टॉक्सिक हूं, मतलब मैं, हमसे बात मत करो तुम, ठीक ना। तो ऐसे लोगों से क्या करना है? आपको बच के रहना है टॉक्सिक लोगों से, ठीक है ना। अब देखिए, उतना भी टॉक्सिक नहीं चाहिए जिससे क्या हो जाए हमेशा क्या दिक्कत रहे। चलिए, तो ये हो गया आपका लेथाइरस, जिसको हम क्या बोलते हैं? खेसारी। R4 क्या होगा जी? R4 कोई दाल का नाम बताइए जो R से शुरू होता होगा। राजमा। बहुत बढ़िया। क्या है? राजमा। अरे बोलो, कॉन्फिडेंस में ही बोलो बाबू। राजमा। देखिए, हम लोग तो राजमा एक्चुअल सच बताए ना तो कब का खाए हैं, जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तब का खाए हैं। सही में। अभी मतलब राजमा अभी जैसे, हाँ एक बार जब यहाँ हॉस्टल में भी राजमा उजमा देता है, देता है जी तुम लोगों को? तो मतलब हम लोग हॉस्टल में भी मिला है, लेकिन स्कूल में इसको हम लोग क्या करते हैं ज्यादा। तो लगता था पहली बार जब बना था राजमा ना स्कूल में, तो हम लोग को लगा ना कि कोई ऐसा चीज बना होगा जो मतलब खाने में मजा आ जाएगा। लेकिन जितना खुश थे उतना ही क्या हो गए, दुखी हो गए, क्योंकि लास्ट में इतना खराब बना था कि उसको क्या करना पड़ा, फेंकना पड़ा। तो राजमा भी आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं, राजमा खा सकते हैं आप, अच्छा चीज है, ठीक है ना, प्रोटीन का सोर्स है। पहला इसका जो मेन कैरेक्टर है राजमा का, अब देखिए, जितना पल्स क्रॉप है, आपको पता है कि वायुमंडल में कितना % नाइट्रोजन है बाबू? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना %? 78% ये नाइट्रोजन है। लेकिन इस नाइट्रोजन को क्या प्लांट डायरेक्ट ले सकता है? नहीं ले सकता है। तो इस नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्ट नहीं ले सकता है, तो इसमें दलहनी फसल के जो रूट होते हैं, जड़ होते हैं, उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। अभी लिखवाएंगे कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम। और वो बैक्टीरिया क्या करता है कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को लाकर सॉइल में फिक्स करता है, और सॉइल से फिर नाइट्रोजन प्लांट लेता है, ठीक है ना। लेकिन राजमा जो है ना, ये नाइट्रोजन फिक्स का काम नहीं करता है। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि कौन सा दलहनी फसल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करता है? तो क्या मारिएगा? राजमा, ठीक है ना। बाकी सभी आपके पल्स क्रॉप नाइट्रोजन फिक्स करने का क्या करते हैं? काम करते हैं। अब आइए, P4 क्या हो जाएगा? P4 पी ही हो जाएगा। P मतलब पी, ये वाला पी, इसको हम क्या बोलते हैं? मटर। अब मटर से तो सभी बच्चों का रिश्ता नाता अच्छा है। मटर को हम कई तरीकों से खा सकते हैं, सब्जी बना के, इसको भूंज करके, फ्राई करके। फिर से कई सारा बच्चा होता है तो दूसरे खेत में ऐसे चलते रहेगा तो मटर का एक पॉट तोड़ लिया और खा लिया कच्चा भी, ठीक है ना। हाँ, जिसको क्या बोलते हैं? छिमी बोलता है सब, ठीक है ना, लोकल लैंग्वेज में। तो ये है। तो ये हो गया आपका टोटल पल्स क्रॉप, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। ये वाला हम लोगों को टोटल पल्स क्रॉप पढ़ना है। इसमें हम पहला स्टार्ट करेंगे आपका पीजन पी, अरहर को आज, ठीक है। लेकिन और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, जो एक बार में हम लोग बहुत सारा चीज याद कर लेंगे। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट लिखिए, इतना लिख लिए ना जी, ये मूलार पे याद हो गया ना। M फॉर U फॉर L फॉर LA फॉर R फॉर P फॉर मटर।
कौन सा पल्स क्रॉप नाइट्रोजन फिक्स नहीं करेगा? राजमा। राजमा में कौन सा खेसारी में कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है? क्या करता है वो? पैरालाइज्ड कर देता है दिमाग को, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है इसमें? आगे लिखिए, लिखिए ऑल पल्स क्रॉप सेंसेटिव टू, सेंसेटिव का मतलब क्या होता है बाबू? संवेदनशील, या ससेप्टिबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ससेप्टिबल। इसका भी मतलब संवेदनशील होता है, ठीक है ना। संवेदनशील का मतलब क्या होता है कि आप सुन लीजिए, जैसे जिसके प्रति ससेप्टिबल या सेंसेटिव होगा, वो जैसे उसके संपर्क में आएगा तो ये इसको दिक्कत होने लगेगा, उसी को हम बोलते हैं सेंसेटिव। अब बहुत सारा लोग जैसे धूप में निकलेगा ना तो उसको बर्दाश्त ही नहीं होगा धूप, मतलब वो धूप के लाइट में क्या है? सेंसेटिव है लाइट के प्रति, मतलब वो जाएगा तो लगेगा कि मुरझा जाएगा। कितना तो बारिश देख के डर जाता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसी प्रकृति में रहना है, इसी क्लाइमेट में रहना है, तो आपको हर चीज में क्या, आपको सरवाइव करना आना चाहिए। अब देखिए पल्स क्रॉप में क्या है कंडीशन, किसके प्रति सेंसेटिव है? जो आपका मेज था, क्या पढ़ाए थे, किसके प्रति सेंसेटिव था? वाटर लॉगिंग के प्रति, मतलब जल जमाव के प्रति क्या है? सेंसेटिव। तो लिखिए ऑल पल्स क्रॉप सेंसेटिव या ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग कंडीशन। वाटर लॉगिंग को हिंदी में जल जमाव बोलते हैं, जल जमाव के प्रति संवेदनशील है, ठीक है ना। वाटर लॉगिंग कंडीशन, इसको लिख लीजिए। तो जितना पल्स क्रॉप है क्या है? आपके जल जमाव के प्रति संवेदनशील है। अगर जल जमाव में अगर ज्यादा दिन, मान लेते हैं बारिश हुआ, आप पल्स बोए हैं, कोई भी पल्स एनीवन, और उसमें पानी लग गया, 3-4 दिन तक लग गया बाबू अगर पानी, तो उसका जड़ सड़ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके प्रति क्या हो गया? ये सेंसेटिव हो गया। लेकिन एक्सेप्शन में एक है जिसका नाम है आपका, लिखिए बट एक्सेप्शन जिसको हम बोलते हैं लोबिया। लोबिया का नाम सुने हैं जी? इसको किस नाम से जानते हैं? पढ़ाए हैं क्लासिफिकेशन में, काउपी के नाम से जानते हैं, काउपी, या इसको हम वेजिटेबल मीट कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये दलहनी फसल है, लेकिन ये चारे वाली फसल है। क्या है? चारे वाली। कब उगाते हैं इसको? रबी की खरीफ में? खरीफ में। कब उगाते हैं? खरीफ में। आप देखिएगा, ठीक है ना, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं क्लासिफिकेशन, उसमें आप देख लीजिएगा। और हाँ, जो ऑनलाइन वाले हैं बच्चे, उन लोगों को अभी वो वाला टॉपिक हम नहीं पढ़ाए हैं, तो वो जितना टॉपिक है आपको, चाहे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है, राइस है, व्हीट है, मेज है, ये 4 टॉपिक आपको हम रिकॉर्डेड क्लास करके आपको हम डाल देंगे यूट्यूब पे, जो कि मगध इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और यहाँ से आपका क्लास एकदम कंटिन्यू में वे में होगा। जो मतलब पटना में बच्चे पढ़ रहे हैं, यही अब अगले दिन से लाइव क्लास आपको मिलेगा, अभी रिकॉर्डेड है ये, ठीक है। तो लोबिया किसके प्रति संवेदनशील नहीं है? वाटर लॉगिंग के, ठीक है ना। तो अरे हाँ, नहीं है भाई, बाकी सब तो है, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए हिंदी में भी, सभी दलहनी फसलें जल जमाव के प्रति क्या है? संवेदनशील है। लेकिन लोबिया को ही हम क्या बोलते हैं? काउपी। लोबिया संवेदनशील नहीं है, संवेदनशील नहीं है। चलिए, तो ये हो गया आपका हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए? वाटर लॉगिंग। दूसरा लिखिए, लेंटिल इज
हायर न्यूट्रेटिव वैल्यू, हायर न्यूट्रेटिव वैल्यू, हायर न्यूट्रेटिव वैल्यू another पल्स क्रॉप, another पल्स क्रॉप, मतलब बाकी सभी पल्स क्रॉप से ज्यादा न्यूट्रेटिव वैल्यू किस दाल का होता है? लेंटिल का। तो जो लेंटिल को हम लोग बोलते हैं मसूर, क्या बोलते हैं? मसूर। और भारत का सबसे पुराना दलहनी फसल है बाबू, भारत का सबसे पुराना दलहनी फसल है। और ये जो मसूर है आपका, मसूर का ओरिजिन प्लेस इंडिया ही है। कहाँ है? इंडिया ही है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रेटिव वैल्यू किसका होता है? लेंटिल का। अब चलिए, अब लिखिए एवरेज प्रोटीन कितना पाया जाता है पल्स क्रॉप में? एवरेज प्रोटीन इन पल्स क्रॉप, इन पल्स क्रॉप्स, ठीक है ना। दलहनी फसल में औसत प्रोटीन का मात्रा, दलहनी फसल में औसत प्रोटीन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है जी? तो लिखिए 20 से 28%, 20 से 28%, ठीक है ना। ये एवरेज है प्रोटीन, मतलब न्यूनतम कितना पाया जाएगा? 20, मैक्सिमम कितना? 28 तक। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है 28 तक, लेकिन जब आप निमरा सुन्ना का बुक पढ़िएगा तो उसमें एवरेज दिया है 20 से 25, और सबसे ज्यादा लेंटिल में 25% वैसे होता भी है, ठीक है ना। तो ये हम लोग बोर्ड के लिए किसको रखेंगे याद? जो आपका एनसीईआरटी वाला है, ठीक है ना। अब चलिए, यहां तक हो गया, बाकी और क्या छूट रहा है जी इसमें? चलिए, अब हम लोग को लिखना है 20 से कितना परसेंट हो गया? 28%। अब आइए लिखिए, ऑल खरीफ, ऑल खरीफ पल्स क्रॉप, पल्स क्रॉप हैव 22 क्रोमोसोम नंबर, 22 क्रोमोसोम नंबर, मतलब जितना खरीफ का आपका दलहनी क्रॉप है, नहीं दिख रहा है जी, लिखिए सभी खरीफ दलहनी फसल में, दलहनी फसल में 22 क्रोमोसोम, 22 होता है या 22 क्रोमोसोम होता है, 22 क्रोमोसोम होता है। चलिए, क्या? अरे जितना खरीफ दलहनी फसल है, खरीफ में कौन कौन सा दलहनी फसल आता है? लोबिया, अरहर भी किस में आता है? खरीफ में। उर्द भी किस में आएगा? खरीफ और जायद दोनों में। तो उस खरीफ में उर्द भी, मूंग भी किस में आएगा? तो उस सब में कितना परसेंट पाया, सॉरी कितना क्रोमोसोम पाया जाएगा? 22। एक ही बार में याद हो गया। बस आपको याद ये रखना है कौन खरीफ में आता है और कौन रबी में आता है। तो देखिए, ये जो आप लोग नए वाले बच्चे मतलब ऑनलाइन कर रहे हैं, इन लोग आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि आप क्लासिफिकेशन नहीं पढ़े हैं। जो लोग क्लासिफिकेशन पढ़े हैं उसको एकदम आसानी से समझ में आएगा। आप लोगों का क्लासिफिकेशन वाला हम वीडियो अपलोड कर देंगे। तो कितना होता है खरीफ में? 22 होता है, लेकिन एक्सेप्शन एक है। लेकिन क्या है? एक्सेप्शन, क्योंकि वो आता है तो है खरीफ में, लेकिन उसमें 22 क्रोमोसोम नहीं होता है। तो चलिए लिखिए, बट एक्सेप्शन, बट एक्सेप्शन जिसका नाम है हॉर्स ग्राम, क्या नाम है? हॉर्स ग्राम। और इसको हम लोग कुल्थी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुल्थी। इसमें क्रोमोसोम होता है आपका 24। कितना होता है? क्रोमोसोम 24 होता है। चलिए, 24 क्रोमोसोम होता है। अब आ जाइए, अब हम लोग नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं कि अब
खरीफ का पढ़ लिए तो रबी में भाई कितना होता है, तो चलिए लिखिए ऑल रबी पल्स क्रॉप, ऑल रबी पल्स क्रॉप्स हैव, अच्छा मटर रबी है कि खरीफ है, हाँ रबी है, तो कितना क्रोमोसोम उसमें होता है, कितना 24। अरे यार मेंडल का लॉ पढ़े हो कि नहीं बाबू तुम लोग, मेंडल का लॉ पढ़े हो, अरे बकलोल 42 गेहूं में होता है, बहुत बढ़िया, कितना होता है 14, क्योंकि वो 14 दो 7 पेयर होता है, तो 7 पेयर पे वो काम किया है कि नहीं किया है, तो इससे याद रखना है कि जितना मटर क्या है रबी का है और 14 उसका याद हो जाएगा, तो बाकी में भी कितना 14, तो लिखिए ऑल रबी पल्स क्रॉप हैव 14 क्रोमोसोम नंबर, कितना 14 क्रोमोसोम नंबर 14 पाया जाता है, ठीक है ना। तो लिखिए यहाँ पे हिंदी में सभी रबी दलहनी फसल में 14 क्रोमोसोम पाया जाता है, 14 क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है या पाया जाता है लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, तो चना भी क्या है रबी है, मसूर भी क्या है रबी है, आपका राजमा क्या है क्या है खरीफ, उसके बाद आपका क्या हो गया, इसके अलावा रबी में और क्या क्या आएगा जी, कौन सा पल्स क्रॉप, चना मसूर मटर, ये आपका एकदम प्योरली किसका खेसारी। चलिए तो लिख लीजिए बट एक्सेप्शन, अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन इसमें आता है आपका काबुली चना का नाम सुना है जी, काबुली ग्राम, बाकी नॉर्मल ग्राम में 14 पाया जाता है, काबुली ग्राम में कितना 16 पाया जाता है, काबुली ग्राम में 16, काबुली चना में कितना क्रोमोसोम 16, हर्ष ग्राम में कितना 24, ठीक है ना। तो ये वाला आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ये काबुली चना है 16 पाया जाता है क्रोमोसोम, क्या ऋषि समझ में आ रहा है बाबू, एकदम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं आज, ठीक है ना। बाकी ऑनलाइन वाले भी हैं क्योंकि उन लोगों को भी तो लिखना है, ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में आएगा, अभी तक जितना पढ़े वो समझे कि नहीं समझे, समझ गया। चलिए कुछ हम लोग और पोर्शन इसमें लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, चलिए लिखिए ऑल पल्स क्रॉप्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्रोसेस है कौन है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है ना। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उस प्रोसेस का नाम क्या है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाई निफ जीन, किसके द्वारा निफ जीन, बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है किसके द्वारा होता है निफ जीन के द्वारा, और जो कि आपका यहाँ पे सबसे उचित रहेगा ना, 1 मिनट यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया लिख लीजिए, किसके द्वारा बाई राइजोबियम बैक्टीरिया, और यहाँ पे लिख लीजिए निफ जीन, कौन सा जीन निफ जीन, तो ये दोनों के द्वारा क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन।
मतलब उसके रूट में कौन सा जीन पाया जाता है, नीफ जीन पाया जाता है, ठीक है ना। और जो दलहनी क्रॉप है उसका जो रूट होता है वो उसमें गांठ गांठ होता है, क्या होता है, गांठ गांठ, मतलब ज्वाइंटेड होता है, वहां उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है, ठीक है ना। चलिए, तो जितने भी पल्स क्रॉप हैं क्या करते हैं जी, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जो प्रोसेस है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, किसके द्वारा, राइजोबियम बैक्टीरिया, इसको हिंदी में लिखिए राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है ना, राइजोबियम, राइजोबियम राइजोबियम बैक्टीरिया, इसको राइजोबियम जीवाणु बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन हमने बताया था ना कि कौन सा आपका पल्स क्रॉप नाइट्रोजन फिक्स नहीं करेगा, राजमा। तो उसको लिख लीजिए, नोट करके लिखिए, ये लिख लिए जी सभी लोग। चलिए आइए, अभी आप लोगों का ये जो कौन सा सेंटअप एग्जाम है ना जी ये, हाँ तो अच्छा, मतलब ये आपका 3 महीने वाला एग्जाम है, मतलब जैसे आप 12th में गए तो एग्जाम है 1 तारीख से शायद है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कॉलेज में हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं जाके, ठीक है। जो मेन है आपका बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम में आपका 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करना है, 10 क्वेश्चन क्या करना है आपको, सब शॉर्ट क्वेश्चन करना है जो 20 नंबर का होगा। तो कितना नंबर हो गया, 55 नंबर हो गया। अब 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 5-5 नंबर, 15 70 नंबर का है, और 30 का प्रैक्टिकल 100 नंबर का। मेन आपका वही एग्जाम है, ठीक है। चलिए, ये जो हमने पोर्शन लिखवाया एक बार में आपको बहुत सारा चीज याद हो जाएगा। अब हम पूछें चन्ना में क्रोमोसोम तो क्या बताइएगा, 14। मसूर में पूछे तो क्या बताइएगा, 14। अगर पूछ दिया अरहर में तो कितना बताइएगा, 22 बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, सभी नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है, ठीक है। चलिए, तो लिख लीजिए, लिखिए, नोट करके लिख लीजिए, नोट, लिखिए, राजमा डू नॉट एटमॉस्फेरिक एटमॉस डू नॉट एटमॉस्फेरिक फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय देयर रूट्स, ठीक है ना। मतलब राजमा नाइट्रोजन फिक्सेशन रूट के द्वारा नहीं करता है, ठीक है ना, दिख रहा है। चलिए लिख लीजिए, जो राजमा है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करता है, ठीक है ना। हाँ, इसमें क्या करेंगे अलग से। अब आइए एक और लाइन लिख लीजिए, ठीक है ना, एक और इम्पोर्टेंट लाइन है। देखिए, जितना भी दलहनी क्रॉप है उसमें हम जब भी क्या करते हैं कि हम लोग पढ़े थे ना, धान गेहूं मक्का पढ़े थे, तो उसमें देख रहे थे कि नाइट्रोजन दो जो दे रहे थे हम लोग, एक पोर्शन, एक भाग दे रहे थे बुआई के समय, और जो उसका आधा भाग बच रहा था उसको 2 बराबर भागों में बांट के अलग अलग हम स्टेज पे दे रहे थे। लेकिन दाल वाले फसल में ऐसा नहीं है, क्योंकि दाल वाले फसल में हम अलग से नाइट्रोजन क्या करते हैं, बहुत कम देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, इसीलिए हम इसमें नाइट्रोजन कम देते हैं। तो जो पल्स क्रॉप में एनपीके का रेशियो होता है, पल्स क्रॉप इन एनपीके रेशियो, ये क्या होता है बाबू, एनपीके रेशियो 1:1 का। मतलब अगर हम क्या करेंगे, अगर 25 केजी हम दे रहे हैं नाइट्रोजन, तो 50 केजी क्या देंगे, फास्फोरस, और फिर 25 केजी क्या देंगे, पोटेशियम। तो यही हुआ 1:2:1,
तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन तो एक ही पार्ट देते हैं, मतलब एक ही रेशियो, ज्यादा तो देते नहीं है, तो जितना भी होता है वो सभी बुआई के समय दे देते हैं, मतलब स्टार्टिंग में ही दे देते हैं। क्या करते हैं? स्टार्टिंग में ही दे देते हैं। तो लिखिए pulse crop required starter dose at the, कब देंगे? at the time of sowing। चलिए लिख लीजिए, दलहनी फसल में बुआई के समय ही सभी उर्वरक प्रयोग कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग डोज। ठीक है ना? तो क्वेश्चन पूछता है कि स्टार्टर डोज किससे रिलेटेड है, कौन से क्रॉप? ऑप्शन में रहेगा अनाज वाली फसल, दाल वाली फसल, तेल वाली फसल। तो क्या मारिएगा आप? दाल वाली फसल। ये समझ में आ गया? स्टार्टर डोज। बाकी में स्टार्टर डोज हम नहीं देते हैं। ठीक है ना? अब चलिए, अब आइए, अब इसमें क्या है जी, एक और पोर्शन लिख लीजिए। जो इसका रूट होता है ना, इसके रूट में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन। क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन। तो क्वेश्चन पूछता है लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो पल्स क्रॉप में। अब पल्स क्रॉप में कहाँ? तो उसके रूट में पाया जाता है। तो ये लिख लीजिए, लिखिए लेग हीमोग्लोबिन फाउंड इन रूट्स ऑफ कौन से क्रॉप? पल्स क्रॉप। क्या होता है? पल्स क्रॉप। ठीक है ना? लिखिए दलहनी फसल के जड़ों में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलिए इतना हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोगों का जो पोर्शन है वो क्या है? ये वाला जो आपका इंट्रो वाला पार्ट था पल्स क्रॉप से रिलेटेड, ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा पोर्शन देख लेंगे कि बिहार में ओवरऑल दाल कितना उगाया जाता है, एरिया कितना है और कितना प्रोडक्टिविटी है, यही देख लेते हैं। अब बाकी जो अलग अलग पल्स पढ़ेंगे तो वहां पे देख लेंगे। ये ओवरऑल पल्स क्रॉप की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए इसको लिख लिए जी, इसको हटा देना। चलिए आइए अब लिखिए पल्स क्रॉप इन बिहार। जो ये पटना है ना, सबसे ज्यादा यहीं पे पल्स उगाया जाता है। अब पटना शहर में नहीं भाई, पटना जिला बहुत बड़ा है। ठीक है ना? पटना जिला आप शुरू करिएगा कहाँ से? आप मनेर से, मतलब आरा के बॉर्डर से, तो चला जाएगा आपका, जानते हैं कहाँ? सोन नदी से शुरू करिएगा तो चला जाएगा आपका कहाँ? बरौनी जहां से रूट कटता है मोकामा के आगे तक क्या है? पटना जिला है। बहुत बड़ा है। ये जो शहर है ये बस नदी के किनारे इतना बसा हुआ है, तो वहां खेती भी अच्छा खासा है। तो पटना जिला में सबसे ज्यादा कौन सा क्रॉप? पल्स क्रॉप। और बिहार में सबसे ज्यादा आलू भी कहाँ पे? पटना में। ठीक है ना? तो लिखिए एरिया लिख लीजिए बाबू। क्या लिखना है? एरिया है आपका 5.3 लाख हेक्टेयर। तो पूरे बिहार में कितना हेक्टेयर में दाल उगाया जाता है? 5.3 लाख हेक्टेयर में। प्रोडक्शन लिखिए, क्या लिखना है? प्रोडक्शन लिखिए 5.3
0.01 लाख क्विंटल, ठीक है ना। 1 मिनट, लाख टन है, सॉरी, इतना लाख टन प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। ये तो नहीं पूछेगा मे भी, लेकिन ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी। क्या है? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी होता है आपका 9.3 क्विंटल पर हेक्टेयर। 9.3 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये थोड़ा सा पॉइंट के बाद ये हमको एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन फिलहाल लिख लीजिए 9.3 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसको देखेंगे, करेक्शन भी कर देंगे, अगर सही होगा तो कोई बात नहीं, मतलब एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो कितना है? 9.3 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है ना। मैं भी, हमको लगता है 9.6 करके है, ठीक है ना, 9.6 करके। चलिए आइए, ये एनसीईआरटी वाला डाटा है, पूछ देता है कि आप लोग तो प्रोडक्टिविटी देखें, चावल का पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, हो सकता है गेहूं का पूछ दे, चाहे किसका पूछ दे, पल्स का। 40 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादकता किसका है बिहार में? मक्का का है। किसका है? मक्का का है, 40 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है ना। और 9 क्विंटल प्रोडक्टिविटी कितना किसका है? 9.3 दाल का है। अब भारत का प्रोडक्टिविटी अब देखिएगा तो 6 पॉइंट कुछ ही है क्विंटल, मतलब भारत राष्ट्रीय लेवल से ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसका है? अपने बिहार का है। मतलब अपने यहाँ दाल की प्रॉपर संभावनाएं हैं उगाने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाल क्षेत्र जो है, पटना का जो गंगा नदी है, गंगा नदी के जो दक्षिण वाला एरिया है, वहां पे दाल के लिए काफी पर्याप्त क्या है आपका जलवायु है, और काफी पर्याप्त वहां मिट्टी भी है, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिए आप प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। तो बाकी इसीलिए आप देखिएगा कि अरहर प्रोडक्टिविटी भी पर हेक्टेयर क्या है बिहार में सबसे ज्यादा है। आप देखते होंगे कि कोई घर बनवाता होगा ना, तो न्यू दिलवाता है ना, तो कुछ दिन छोड़ देता है, क्योंकि जैसे जैसे पैसा होता है वो क्या करता है, अपना घर बनवाता है, तो उस न्यू पे कुछ नहीं करता है तो अरहर बो देता है, आप देखे होंगे, ठीक है ना। या कोई बांध होता है, तालाब का बांध जहां मछली पाला होता है, तो उस मेड़ पे भी क्या करता है, अरहर बो देता है। मतलब ऊंचे वाले क्षेत्र पे बो रहा है जहां पे पानी नहीं लगता है। तो यही हम बताना चाहते हैं कि ऑल पल्स क्रॉप सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग कंडीशन। तो ये आज के लिए इतना। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग बाबू, अरहर। नेक्स्ट हेडिंग क्या डाल लीजिए? अरहर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिजन पी। और चना को हम बोलते हैं चिक पी। ये लिख लीजिए पिजन पी। और पिजन पी हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए बस रहने देते हैं, और ये हम लोग पढ़ेंगे कल। तो क्लास छुट्टी है, ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग परसों करेंगे। और बाकी जितने भी बच्चे हैं, अभी ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड इधर नहीं हो रहा था, बीच में काफ़ी कुछ दिक्कत था। अब आप लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड होगा क्लास, जिसमें आपको क्या है कि रिकॉर्डेड क्लास पीछे वाला मिलेगा, और लाइव क्लास क्या मिलेगा आपको, जो अभी चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। चलिए, इसको ऑफ कर दो बाबू।